सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 21 आ चुका है और मैं भी हाजिर हूं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूहो को पता चलता है कि यहाँ पर ली मिनसोंग नाम का एक इंसान है, वह रीपर गिल्ड में वाइस कैप्टन है और वही इन सारे स्टार पाउडर बिजनेस के पीछे है। और सिर्फ वही नहीं, यहाँ पर एक और इंसान भी है जो सीधे अपॉसल्स द्वारा भेजा गया है और वह ली मिनसंग से भी ऊपर है। अब सूहो उन सब के बारे में पता लगाना चाहता है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम एक बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं। वहां कोई पार्टी चल रही होती है और वहीं पर हम ली मिनसंग को देखते हैं। वह पार्टी कर रहा था और उसके आसपास कई लड़कियां थीं। वह अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता है, यह सच में काफी आसान है, पब्लिक ओपिनियन कितनी जल्दी बदल जाता है। तभी वह मोबाइल पर एक रिपोर्ट पढ़ता है जहां लिखा होता है, रीपर गिल्ड वाइस मास्टर ली मिनसंग पर कोई भी एलिगेशन साबित नहीं हुए हैं और रीपर गिल्ड द्वारा लिए गए सभी स्टेप्स पब्लिक की भलाई के लिए थे। ऐसे कई आर्टिकल्स उसके बारे में लिखे जा चुके थे और वे सब आर्टिकल्स उसे पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे थे। तभी वहां एक औरत आती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, ओ माय, देखो तो कौन आया है, क्या तुम हंटर इंडस्ट्री के कोई हीरो हो? यह सुनकर ली मिनसंग उसकी तरफ देखता है। तभी हम वहां एक और औरत को भी देखते हैं। वह कहती है, शायद तुम्हें पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए था जब तुम पहली बार यहाँ आई थी। फिर वह पास आकर बाकी लड़कियों को वहां से जाने के लिए कहती है। यह देखकर ली मिनसंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है हर एक चीज तुम्हें बताना जरूरी है? यह सुनकर वह औरत कहती है, कम ऑन, तुम जानते हो मैंने वह सब वैसे नहीं कहा था। लेकिन मन ही मन सोचती है, क्या हॉरिबल पर्सनैलिटी है, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है और ऊपर से एक कोरियन सुपरस्टार भी था अपने यूथ में। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन सब वजहों से इसका अहंकार आसमान छू चुका है। इसके बाद वह खतरनाक घटना, वह कैटेक्लिस्मिक शैडो पहले ही हो चुका था। तब यह खबर चारों तरफ फैल गई थी। सुपरस्टार सेलिब्रिटी ली मिनसंग रीअवेकन हो चुका है और वह एक ए रैंक हंटर बन चुका है। यह खबर पूरे देश में एक पब्लिक सेंसेशन बन गई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा एक और चीज थी और वह थी उसकी पर्सनल ड्राइवर। वह उन गिने चुने हंटर्स में से थी जो बहुत कम होते हैं क्योंकि वह एक एस रैंक हंटर थी। और जैसा कि लग रहा था, यह खबर साउथ कोरिया में एक नेशनल हेडलाइन बन चुकी थी। अब जो स्पॉटलाइट ली मिनसंग पर हुआ करती थी वह हटकर उसकी ड्राइवर पर आ चुकी थी। वह पावर डायनामिक शायद कभी बदलना नहीं चाहिए था, लेकिन एक दिन वह पूरी तरह बदल गया। पता नहीं किस कारण से ली मिनसंग ने अपनी ही ड्राइवर लिम दा गू को अपनी बनाई हुई गिल्ड में शामिल कर लिया। यह सब याद करने के बाद वह औरत कहती है, ठीक है, अब बिजनेस की बात करते हैं। ली मिनसंग पूछता है, किस तरह का बिजनेस? वह उसके कान के पास आकर धीरे से कहती है, स्टॉप प्लेइंग डम, तुम जानते हो मैं स्टार पाउडर की बात कर रही हूँ। फिर वह पूछती है, क्या यह पॉसिबल है कि मैं एक साथ काफी सारा बाय कर सकूं? यह सुनकर ली मिनसंग अपना ग्लास नीचे रखता है और थोड़ा गुस्से में कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैं अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को खो चुका हूँ और एक फैक्ट्री भी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी डिमांड पूरी कर सकूं। यह सुनकर वह औरत हल्का सा हंसती है और कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं जो वाइस गिल्ड मास्टर ली मिनसंग न कर सके और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। यह तो थोड़ा हंसने वाली बात है। ली मिनसंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, खैर, मैं अपने बिजनेस पार्टनर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और मन ही मन सोचता है, लगता है अब मुझे उसे ढूंढना ही होगा। पता नहीं क्यों हाल ही में वह काफी बेपरवाह हो चुका है। भी सीन बदलता है और हम एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर किसी को देखते हैं। सामने देखते हुए और उसके ठीक पीछे हम दो आदमियों को देखते हैं। उनके सिर के ऊपर वही चीज ग्लो कर रही होती है जो इटारिम के लोगों पर या फिर इटारिम के दूतों पर ग्लो करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है तो दूसरी तरफ हम ग्रे, ईसिल और सूहो को देखते हैं। तीनों मिलकर खतरनाक तरीके से सारे गॉब्लिन्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे सब गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। उन सबको खत्म करने के बाद सूहो बेरू से कहता है, मैं गॉब्लिन्स की अगली वेव को बुला रहा हूँ। यह देखकर बेरू मन ही मन सोचता है, यंग मोनार्क, लगता है कि वह मेरी पिछली बातों की वजह से काफी इम्पेशेंट हो चुका है। फ्लैशबैक। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट सीन दिखाया जाता है जहां बेरू सबको समझा रहा था कि उनका असली गोल है उस अपॉसल के बारे में पता लगाना या फिर इटारिम के दूत के बारे में। और यह जानकारी उन्हें ली मिनसंग से ही मिल सकती है क्योंकि वही इस पूरे मामले के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही उनका सामना उससे होगा, एक खतरनाक बैटल होना तय है। तभी सूहो पूछता है, तो फिर बताओ हम उसे इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवा पाएंगे? बेरू जवाब देता है, अगर वह कन्फेस कर दे तो फिर मुझे खुद उसे डिवॉर करना होगा और उसके बाद उसकी मेमोरीज चेक करनी होंगी। मोनार्क ने मुझे पूरी परमिशन दी है कि मैं किसी ह्यूमन को भी डिवॉर कर सकता हूँ जब तक कि वह ईविल हो, लेकिन यह तभी पॉसिबल होगा जब तुम ली मिनसंग को हरा सको। बेरू आगे कहता है, जब हम हंटर एसोसिएशन गए थे तब मैंने कई हंटर्स को देखा था। उनके रैंक्स को देखने के बाद और तुम्हारी ताकत को समझने के बाद अभी के लेवल पर तुम एक सी रैंक हंटर हो। यह सुनकर सूहो को थोड़ा अजीब लगता है। फिर बेरू कहता है, ग्रे भी सी रैंक हंटर है और एसिल भी सी रैंक हंटर है। यह सुनकर एसिल मन ही मन सोचती है, काश मेरे पास मेरी असली पावर्स होती। बेरू आगे कहता है, यंग मोनार्क, अगर आप ग्रे के साथ भी अपनी ताकत को जोड़ लें तो भी मुश्किल से आप बी रैंक हंटर के बराबर बनेंगे। और आप लोगों को पता है, सेम रैंक के अंदर भी काफी डिफरेंसेस होते हैं। अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम ए रैंक हंटर ली मिनसंग को हरा सकें। तभी एसिल पूछती है, बेरू आपकी रैंक क्या है? बेरू जवाब देता है, मैं हूं मार्शल। तभी एसिल कहती है, क्या? लेकिन यहां तो तुम्हारी रैंक प्राइवेट या सीक्रेट दिखा रही है।
यह सुनकर बेरू को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, मैं तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा। ये सब बातें सुनने के बाद हम सूहो को थोड़ा उदास देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सूहो ने अपने सारे डेली क्वेस्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसे कई रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। वह सोचता है, इन रिवॉर्ड्स से भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? उन अब काउंट्स इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जबकि मैंने कहने से भी ज्यादा गॉब्लिन्स मारे हैं। फिर वह सोचता है, शायद हाइड एंड रेड जैसे एनिमीज सिर्फ एक बार ही आते हैं। तभी सूहो एक रैंडम लूट बॉक्स खोलता है। उसके अंदर से एक रिंग निकलती है, जिसका नाम था एन रिंग। यह रिंग उसकी सेंसेस को पल 5 पॉइंट्स बढ़ा देती है, लेकिन इससे भी उसे उतनी ताकत महसूस नहीं होती। यह देखकर वह सूहो सोचता है, इवन अभी भी मेरे पास इतना ज्यादा ताकत नहीं है। या फिर यह कोई सिचुएशन चेंज नहीं करता। अब तो काफी दिन हो चुके हैं मैं ऐसे गॉब्लिन्स को मार रहा हूं, पर मेरे लेवल्स अब इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अब मैं और ज्यादा फास्ट ग्रो करना चाहता हूं, पर यहां बहुत कम रास्ते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, डंजन के अंदर जाना होगा और उसके बाद कोई मैजिक बीस्ट को डिफीट करना होगा, अगर मुझे सच में लेवल अप करना है। होम बेस सीन शिफ्ट होता है। वह घर आ चुका है, अपने स्टैट्स और सब कुछ चेक करता है, न्यूज देखता है, पर वहां उसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं था, सिवाय माइनिंग और हॉलिंग टीम के। यह देखकर वह बेरू से कहता है, जैसा मैंने सोचा था, कोई ऐसा स्ट्राइक स्क्वाड नहीं है जो मेरे जैसे ई रैंक हंटर को चाहता हो अपने कामों के लिए। यहां तक कि हंटर एसोसिएशन ने भी कह दिया है, कोई भी हंटर बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकता। बेरू कहता है, क्यों ना तुम अपना रीएवैल्यूएशन कराओ? सूहो जवाब देता है, नहीं, अगर मैं फिर से रीबॉर्न हो जाऊंगा, मेरे बारे में सारे आर्टिकल्स हंटर एसोसिएशन के हेडलाइंस में होंगे, होम पेज में लिखा जाएगा, तो फिर मुझे यह सब अवॉइड करना होगा, क्योंकि अब तरीम के दूत इसी पृथ्वी पर हैं। तो मैं भी अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूं, खासकर जब मैं ली मिन संग को हरा नहीं सकता। आपो स्टाइल तो छोड़ ही दो। यह सुनकर बेरू कहता है, अगर अपो स्टाइल के बारे में ही सोच रहे हो तो अभी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे पहले यहां आए हैं तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, वे अभी के लिए उतने पावरफुल नहीं होंगे, क्योंकि वे भी मेरे जैसे डायमेंशन ट्रैवल करके आए हैं। सूहो पूछता है, डायमेंशन ट्रैवल? बेरू जवाब देता है, हाँ, डायमेंशन ट्रैवल करने के लिए तुमको स्पेस से बहुत दूर गुजरना पड़ता है, और वहां एक चीज है जिसका नाम है डायमेंशन रिफ्ट, और सबसे पहले उसे क्रॉस करना होगा। हालांकि इस डायमेंशन रिफ्ट की वॉल्स काफी नैरो होती हैं और उनके अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो माना के साथ क्लैश करती हैं। अगर तुम फोर्सफुली एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे तो यह फिर से रिट्रैक्ट कर जाएगी, और जितना ज्यादा बीइंग स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा चैलेंज आएगा। जिसके पास जितना ज्यादा माना होगा उसे डायमेंशन रिफ्ट से ट्रैवल करने में उतना ही समय लगेगा, और उसे आने के लिए उतनी ही ताकत की जरूरत होगी। इसलिए जिनके पास इतनी फास्ट आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मीज हैं जो आउटर स्पेस में फाइट कर रही हैं, वे इस गैलेक्सी में आसानी से आ नहीं पा रही हैं। यहां तक कि इसलिए माई लीग भी यहां इतनी आसानी से नहीं आ पा रहे हैं। सभी बातें सुनकर सूहो सोचता है, का मतलब जो वीकेस्ट होगा, जो सबसे कमजोर होगा, वो उतनी जल्दी डायमेंशन ट्रैवल कर सकता है। अब समझ आया क्यों उन्होंने ब्रॉकी और बाकी डी-मैन्स का यूज किया। अगर सच में आइटर रिम्स की इन्वेजन फ्यूचर में होने वाली है तो अब मेरे लिए यह परफेक्ट टाइम है ग्रो करने का। ये सीन शिफ्ट, हम सैंग जिम्बू और बेरू को आमने सामने देखते हैं। जिम्बू कहता है, बेरू, मैं पृथ्वी की हालत नहीं बता सकता, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। जब तुम वहां पहुंचोगे तुम क्या करोगे वो सब तुम्हारी मर्जी होगी। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो यह लो और चले जाओ। उसके सामने और एक की आइटम आता है। जिम्बू थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, यह सूहो के लिए एक बहुत अच्छी मदद साबित होगी। की आइटम प्रेजेंट में आता है। बेरू सोचता है, मालिक ने मुझे यह की दी थी यूज करने के लिए, अब मैं इसे यूज करूंगा। तभी सूहो चिल्लाता है, बेरू! वह मोबाइल बाहर निकालते हुए कहता है, अरे, इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं जब सीक्रेट गेट में एंटर कर सकता हूं, वो भी बिना कोई रूल्स तोड़े हुए, यह तो परफेक्ट है। अरे यार, मैं भी सब कुछ मेरे पास होते हुए भी। हॉन सीन शिफ्ट, बिल्डिंग, हम एक बिल्डिंग में देखते हैं। सूहो बैठा हुआ है। तभी आवाज आती है, बहुत दिन हो चुके हैं सूहो, तुम्हारे अवेकन होने के बाद यह पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। मैं सोच ही रहा था कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, वो भी अचानक, और मैं नहीं जानता कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो, पर मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लाओगे। तुम सच में काफी बड़े हो चुके हो। सूहो पूछता है, सूहो? वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर ले आया हूं जो तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते। बेरू को देखकर वह सोचता है, एज एक्सपेक्टेड, वह उस बंदे के पास पहुंच चुका है जिसके बारे में खुद माई लीग ने मेंशन किया था। हम देखते हैं वहां कोई और नहीं बल्कि यो जिन हो, प्रेसिडेंट ऑफ अजून सॉफ्टवेयर, टैबलेट हाथ में लेकर कहता है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें इनफ सपोर्ट करें ताकि तुम एक गेट तक जा सको? काफी अच्छा है। यह कह के वह स्माइल करने लगता है। अब हम देखते हैं कि यो जिन हो कैसे मदद करेगा। अगर आपने सोलो लेवलिंग देखा है तो आपको पता है कि उसने बाद में अपने पिता से अलग होकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई थी।
बात में हमें एक गेम के बारे में बताया जाता है जिसमें प्लेयर्स को खेलते हुए दिखाया गया है। यह एक तरह का वर्चुअल रियलिटी गेम है जो अभी भी अपने टॉप पोजीशन पर है, जबकि इसे रिलीज हुए 4 साल हो चुके हैं। इस गेम का नाम है ब्यूटीफुल वर्ल्ड। किसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंडस्ट्री का एक ऐसा ग्रेटेस्ट गेम बनेगा, वो भी ऐसी कंपनी के अंदर जिसे बनाने वाला एक एमेचर बड़े बिजनेसमैन का बेटा होगा। यह कोई और कंपनी नहीं बल्कि अजान सॉफ्टवेयर कंपनी है। हम देखते हैं कि सूहो आज अजान सॉफ्टवेयर कंपनी में आ चुका है। तभी एक बंदा उसे देखकर कहता है, हाँ मैं आपके लिए वेट कर रहा था, हमारे प्रेसिडेंट ने बताया था कि कोई इंपॉर्टेंट आने वाला है। सूहो आसपास देखता है, सभी को देखते हुए सोचता है, यह पहली बार है जब मैं अपनी अंकल की कंपनी में आ रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों आसपास इतने सारे लोग, ज्यादातर अवेकनिंग वाले हंटर हैं। तभी वह बंदा कहता है, शायद तुम्हें यह अजीब लगे कि हमारी कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉइज अवेकनिंग हैं। यह सुनकर सूहो थोड़ा सा हैरान होता है, पर बोवन दादा भी कहता है, अरे चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे भी हर कोई नहीं चाहता कि वे डंजन्स में जाएं और फाइट करें। अगर अच्छी सैलरी मिले तो लोग नॉर्मल जिंदगी जीना पसंद करते हैं, और इसके अलावा जब तक वे हमारे साथ हैं हमारी कंपनी को थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है और गार्ड्स भी मिल जाते हैं। तुम्हें पता है हमारी कंपनी में कुछ काम है जो कि हंटर्स कर सकते हैं। वैसे भी एक प्रोजेक्ट है जो डेवलपमेंट में है, हालांकि मैं तुम्हें इसके बारे में अभी नहीं बता सकता। सूहो सोचता है, क्या ये लोग जो हंटर्स से जुड़े हैं कोई गेम बना रहे हैं? ये सीन शिफ्ट तभी हम जिन्हो को देखते हैं। वो देखकर कहता है, वाओ देखो तो कौन आया है। बहुत समय हो चुका है सूहो, कितने दिन हुए हैं हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले जब से कोरिया आर्ट्स यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था। तुम्हें पता है मैं और तुम्हारी आर्ट्स कितने ज्यादा चिंता में थे। सूहो कहता है, माफ करना मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। उसके बाद से आई एम सो सॉरी अंकल। जिन्हो कहता है, हाँ छोड़ो, वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो साहो। वो सूहो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए अपने बैग से टैबलेट बाहर निकालते हुए कहता है, अंकल आपको यह देखना होगा। जिन्हो कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी बिजनेस पर आ गए हो? इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं। और तभी हमें वही कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। यानी वो टैबलेट को देखते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे, पर अब देखता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लाए हो। सूहो कहता है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते अंकल। यह सुनकर और उस टैबलेट को देखते हुए जिन्हो कहता है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल इतना इनफ सपोर्ट करें कि तुम गेट के अंदर एंटर कर सको? सूहो कहता है, हाँ बिल्कुल, आप बस मेरी गेट खरीदने में मदद करेंगे और उसके बाद गेट के अंदर जाने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद गेट के अंदर जो भी मिलेगा, जैसा भी एसेंस स्टोन या कुछ भी मिलेगा, मैं वो आपकी कंपनी को सौंप दूंगा। आपको पता है मैं आसानी से किसी डी या सी रैंक के डंजन को क्लियर कर सकता हूँ। यह सुनकर जिन्हो कहता है, क्या तुम अकेले? सच में? तुम तो एक ई रैंक हो ना? सूहो कहता है, एक्चुअली मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं अकेले कर सकता हूँ। यह सुनकर जिन्हो कहता है, सूहो क्या तुम्हें पता है ना, मैं भी एक अवेकनर हूँ। हालांकि मैं एक टी रैंक का अवेकनर हूँ, फिर भी मेरा रैंक तुमसे ज्यादा है और मैं खुद अकेले कोई भी डेंजर क्लियर नहीं कर सकता। सूहो सच सच बताता है, मैं इसलिए गेट के अंदर एंटर नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मॉम और डैड जब कैटेक्लिज्मिक, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, एक्चुअली मैं एक अवेकनर हूँ जो लेवल अप कर सकता है। जिन्हो चौंकता है और कहता है, क्या लेवल अप? सूहो कहता है, हाँ अभी हमारी पृथ्वी पर आउटर स्पेस से आए कुछ इन्वेडर्स छुपे हुए हैं और उन्हें हराने के लिए मुझे मैजिक बीस्ट को मारना होगा और लेवल अप करना होगा। सच में अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे डंजन के अंदर जाना ही होगा ताकतवर बनने के लिए। अगर मैं सच में उन्हें रोकना चाहता हूँ तो मुझे यह करना ही होगा। यह सुनकर जिन्हो कहता है, साहो यह जो बात तुम कर रहे हो, क्या तुमने कहीं से सोलो लेवलिंग प्रोजेक्ट नाम के बारे में सुना है? सूहो सुनकर ध्यान से देखता है। सूहो चौंकते हुए कहता है, क्या अंकल सोलो लेवलिंग? जिन्हो हंसते हुए जवाब देता है, ओह अब मुझे समझ में आया, यह किसी तरह का प्रैंक है ना? तुम्हें पता है जो चीज अभी तुमने कहा है वो एक तरह का सिंगल प्लेयर गेम है जो हमारी कंपनी अभी प्रोड्यूस कर रही है। इसमें एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो अकेला लेवल अप कर सकता है अलग अलग डंजन्स के बीच, और पता है वो भी ई रैंक से स्टार्ट करता है और उसके बाद ए रैंक या उससे भी ऊपर चला जाता है। वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनता है और इस दुनिया को बचा लेता है। सूहो सोचता है, क्या पर यह तो पापा का स्टोरी है ना? जिन्हो हंसते हुए कहता है, एनीवे सूहो, अगर सच में यह तुम्हारा प्रैंक है क्योंकि तुमने मेरे किसी एम्प्लॉई से यह सुना है तो फिर तुम फेल हो चुके हो। लेकिन तभी बेरू को वहां देखा जाता है। बेरू कहता है, क्या फेल? शायद तुम्हें ही पिछली दुनिया की कुछ मेमोरीज अभी याद आ रही हैं जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया। सूहो अपने साइड में बेरू को देखता है, डर जाता है और चिल्लाने लगता है, यह एंड फेस, ये आखिर क्या चीज है? जिन बेरू सूहो को देखते हुए कहता है, यंग मंक क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? सूहो कहता है, बेरू कब? लेकिन तभी बेरू उसे देखते हुए कहता है, एक ऐसा टाइमलाइन था जिसे अब भुला दिया गया है। तुम बस एक सबॉर्डिनेट थे, वो भी माई लीग के जो हमेशा उनके पीछे घूमता था। तुम वही बीइंग हो जिसने मिलीग को फाइट करते हुए सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया था। वो पावरफुल और थ्रिलिंग मूवमेंट्स तुम्हारे अंदर इम्प्रिंट हो चुके हैं जिसकी वजह से इस दुनिया में अब यह प्रोजेक्ट हो रहा है। सूहो चौंकते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? बेरू उसी चाबी को निकालते हुए कहता है, शायद तुम्हें अभी समझ में ना आए पर बात करने से अच्छा यह तुम्हें जल्दी समझा देगा। और फिर वह उसकी छाती के पास चाबी लेकर घुमाता है और कहता है, यह एक प्रेजेंट है मिलिक की तरफ से। दूसरी तरफ जैसे ही चाबी घूमती है
सूहो किसी अजीब सी दुनिया में चला जाता है। सामने देखते हुए वह चौंकता है क्योंकि उसके सामने कोई आ रहा था और वह कोई नहीं बल्कि खुद था, पास्ट लाइफ का चिन्ह। और तभी एक एक करके हम देखते हैं उसे सब कुछ याद आने लगता है। जिम्बू के साथ कैसे उसका जाना था, कैसे टूर किया, क्या क्या हुआ, वो कैसे उसका दोस्त था या भाई था। सब कुछ याद आते ही हम देखते हैं कि सूहो की आंखों से पानी बह रहा है। वह अब ठीक से कुछ भी कह नहीं पा रहा, बस रो रहा है। दूसरी तरफ सूहो बेरू से पूछता है, बेरू तुमने अभी अभी उसके साथ क्या किया? तो बेरू कहता है, चिंता मत कीजिए, इसके बारे में उसको बस धीरे धीरे सब कुछ याद आएगा जो भी उसके साथ हुआ था। कुछ देर बाद वह अपने आप को शांत करता है। सूहो को देखते हुए कहता है, अब समझा, तो उसका जो लिमिटलेस पावर है वो अब तुम्हारे अंदर पास ऑन हो चुका है। सूहो समझाने की कोशिश करता है, हाँ वो तो पास हो चुका है, पर यह थोड़ा सा अलग है। जिन्नों की फेस हम पूरी तरह लाल कर देते हैं क्योंकि उसे अब सब कुछ याद आ गया है। और कौन ऐसे पागल नहीं होगा? वह कहता है, गॉड ऑफ आउटर स्पेस, तो वो अकेला ही उन सारे भगवानों से लड़ रहा है, या फिर क्या कहते हो तुम, उन्हें आइटा रीम से लड़ रहा है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो ऑलरेडी किसी डिफरेंट स्केल पे पहुंच चुका है। और वहां पर हम बहुत सारे टिश्यू पेपर्स को देखते हैं, मतलब बंदा अभी भी रोए जा रहा है। सूहो कहता है, ऑनेस्टली तुम ऐसी सिचुएशन में मेरे पास बिजनेस प्रपोजल लेकर आए हो ताकि तुम अपना काम बहुत ही आराम से कर सको। सच में तुम भी अपने पापा की तरह जिद्दी हो। शो ये सुनकर सूहो हंसने लगता है। जिनो कहता है, ओके ठीक है, अब जबकि मैं सब कुछ जानता हूं तो मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता या फिर कडलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। यह सुनकर सूहो बहुत खुश होता है, लेकिन जिन्नो सोचता है इसका मतलब बस एक ही है, वो शायद बहुत खतरनाक मॉन्स्टर या क्रीचर से बाहर की दुनिया में अकेला ही लड़ रहा होगा। पर अब जबकि वो चाहता था कि मेरी मेमोरीज वापस आएं, इसका मतलब है कि उसने मुझे एक चांस दिया है सांग जिम्बू की मदद करने का। और तभी वह कहता है, ठीक है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सूहो की मदद करूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सूहो को मास्क पहने हुए जो आता है। उसके सामने हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि अवेकर्स हैं, और वहीं पे हम एक गेट को देखते हैं। उन सब को देखते हुए वह सोचता है, सो ये सारे हैं वो सब जो कि सिर्फ फील करने के लिए हैं। वो आगे जाने लगता है, पर तभी बे से एक बंदा कहता है, क्या सच में हमें बस यहाँ बैठे रहने का पैसा मिलेगा? हमें गेट के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। सूहो कहता है, हाँ बिल्कुल। वो बंदा कहता है, पर क्या सच में तुम वहां अकेले जाना चाहते हो? मुझे नहीं पता यह तुम्हारा कॉन्फिडेंस है या फिर तुम्हारा स्किल, पर तुम एक बहुत रिस्की मूव ले रहे हो। आई होप तुम्हें इसका एहसास है। वैसे अगर सच में तुम्हें गेट के अंदर जाने के बाद थोड़ा मुश्किल हो तो हमें बुला लेना, हम यही बैठे हैं। हाँ जानता हूं हम लोग उतने ताकतवर नहीं हैं, पर जितना है उतने में हम थोड़ी हेल्प तो कर ही सकते हैं। यह सुनकर सूहो खुश होता है और कहता है, थैंक यू, और गेट के अंदर जाते हुए कहता है, ठीक है, अगर मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम लोगों को बुलाऊंगा। अंदर जाते हुए वह सोचता है, पापा ने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है और इसीलिए यह सब मुझे और जल्दी करना होगा। तभी वह ग्रे और एसिल को बुला लेता है और खुद भी अब लड़ने के लिए तैयार होता है। वो सोचता है, मैं नहीं चाहता कि सारा बोझ सिर्फ मेरे ऊपर ही रहे। तभी उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और उन्हें मारने के लिए सूहो आगे बढ़ता है। वो बस सोचता है, ठीक है चलो लेवल अप करते हैं। यह गाड़ी को एक बिल्डिंग के पास रुकते हुए देखते हैं। वहीं पर ली मिनशियन, वाइस गिल्ड मास्टर ऑफ द रिपर गिल्ड, गाड़ी से उतरता है और अपने ड्राइवर को बाहर ही खड़ा रहने के लिए कहता है। वो धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर जाते हुए सोचता है, हम लोगों को लास्ट मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है, वहां मौजूद एक आदमी उसे तुरंत पहचान लेता है। वो कहता है, ओह क्या आप वही बंदे हैं ना जो न्यूज में दिखाए जा रहे हैं, द वाइस गिल्ड मास्टर ऑफ द रिपर गिल्ड, ली मिनशियन। ये सुनकर वो अंदर ही अंदर सोचता है, लगता है अब मैं खुद को छुपा नहीं सकता। फिर हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, वेल सच कहूं तो ये अच्छा ही है, पब्लिक में अपना एक अच्छा इमेज बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। वो अपना मास्क उतारता है और कहता है, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी सर, आपका दिन शुभ हो। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। पीछे से वो आदमी हंसते हुए कहता है, ओह हाँ सर, आप लोग तो बिल्कुल हीरो हैं। ये सुनकर लीम इंशियन सोचता है, हाँ बिल्कुल, वो आंखें जिनमें एडमिरेशन भरी होती है, लोगों को मुझे ऐसे ही देखना चाहिए। मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूजन कंस्ट्रक्शन का बेटा हूँ। मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत पहले से काम किया है, जब मैं छोटा था तब से ही, फिर एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, और उसके बाद मुझे एक रोल मिला जिसने मुझे अर्ध एशियन प्रिंस का टाइटल दिलाया। और सिर्फ यही नहीं, कैटक जम के बाद मैं एक हाई एंड एक्टर बन गया, जिसकी वजह से एलीट में भी एलीट लोगों में मेरा नाम आने लगा। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। मुझे लगा मैं हमेशा फूड चेन के टॉप पर ही रहूंगा, लेकिन तभी हमें पास्ट में ले जाया जाता है, जहां उसका ड्राइवर लिम तगू उससे कहता है, मैं एक रैंक होके अवेकन हुआ हूं सर। ये सुनकर लीम इंशियन पूरी तरह चौंक जाता है। वो अपने मन में कहता है, जब तक मेरा ड्राइवर लिम तगू एक एस रैंक हंटर नहीं बन गया। तभी लिम तगू आगे कहता है, मैं अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ सर, मैं जल्दी से जल्दी एक हंटर बनना चाहता हूँ। इसका मतलब अब मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा सर, मुझे ये जॉब छोड़नी होगी। ये सुनकर लीम इंशियन के दिमाग
दिमाग में एक झटका सा लगता है और तभी उसे याद आता है, अब मुझे याद आया, आप तो आउट्रो हो। हंटर एसोसिएशन ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं एक गिल्ड बनाऊं। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मेरा गिल्ड ज्वाइन करना चाहेंगे? ये सुनते ही वो और भी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है, मेरे जैसा एक ए रैंक अवेकनर और इसके जैसा एक मामूली ड्राइवर, एक एस रैंक अवेकनर, और उसी दिन से मेरे लिए ये दुनिया, ये पृथ्वी पूरी तरह से ब्रोकन हो गई थी। वो सोशल पिरामिड सिर्फ एक सिंगल कैटक जम के कारण पूरी तरह से उलट पुलट हो चुका था और अब मुझे उस ब्रोकन पिरामिड को फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करना था। तभी हम देखते हैं वो अब लिफ्ट के अंदर आ चुका है और एक बार फिर से नरेट करते हुए कहता है, यहाँ तक कि अगर इसके लिए मुझे एक डेमन के साथ हाथ मिलाना पड़े तो भी। लिफ्ट खुलती है और जैसे ही वो बाहर निकलता है अपने सामने कई लोगों को खड़ा देखता है जो उसे देखकर अजीब सी स्माइल कर रहे होते हैं। वो ठंडी आवाज में कहता है, अच्छा होगा कि तुम लोग अपने ये क्रीपी एस मिक्स स्माइल्स बंद कर दो, वरना मैं तुम लोगों का मुंह ही हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। फिर वो उनमें से एक बंदे से पूछता है, तुम्हारा मास्टर कहाँ है? क्या वो मुझे यहाँ ग्रीट करने तक नहीं आएगा? मिस्टीरियस वॉइस। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ली मिनशियन, है ना? रिवील। वो सामने देखता है और अचानक चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने एक बच्चा खड़ा होता है। वो उसे गौर से देखते हुए कहता है, ये हेयर कलर और ये नेस्टी आईज, क्या ये तुम हो एलियन? तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जिसकी आंखें हल्के से ग्लो कर रही होती हैं। लीम इंशियन उसके पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम काफी बड़े हो चुके हो। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम बस एक बच्चे थे और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा मना लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। लगता है तुम भी अच्छे से ग्रो हो रहे हो, है ना? वो बच्चा शांत आवाज में जवाब देता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये कोई ग्रोथ नहीं है, मैं बस अपनी पावर्स को रिगेन कर रहा हूँ। मेरी ये हालत डिमेंशन रिफ्ट की वजह से था। डायमेंशन ट्रैवल करने में जो प्रॉब्लम होती है वहां पर आपकी पावर्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। मेरे इमेंसली पावरफुल मेन फॉर्म ने खुद को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बांट लिया था और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अलग अलग पर्सनैलिटीज में भी डिवाइड कर दिया था। इसीलिए वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स को एक एक करके इस दुनिया में भेज रहा है। पहला फ्रेगमेंट, जिसे कि तुम जानते ही हो, वो मेरा सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा है, एक इन्फेंटाइल स्टेट, यानी एक बच्चा। उसके बाद जब मेरा दूसरा हिस्सा मेरे साथ फ्यूज हुआ तब मैं उस स्टेट में आ गया जिसमें तुम मुझे अभी देख रहे हो। मेरी मेमोरीज वही रहीं, लेकिन मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी बदल चुकी है, जैसा कि तुम्हें दिख भी रहा होगा। ये सारी बातें सुनकर ली कहता है, किंग, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो बच्चा उसे शांत लेकिन ठंडी आवाज में समझाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझाऊं तो बस मेरे साथ फ्रेंडली एक्ट करने की कोशिश मत करना। ये सुनकर ली बिना किसी इमोशन के कहता है, वेल, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें याद है ना जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था? वो बच्चा तुरंत जवाब देता है, फेम एंड फॉर्च्यून और एस रैंक हंटर लिम तगू का एलिमिनेशन। ये सुनकर ली के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, वेल, जब तक तुम्हें याद है। तभी वो बच्चा पूछता है, अच्छा तो बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? ली हल्के व्यंग्य में जवाब देता है, क्या मैं अपने ही घर में नहीं आ सकता? लेकिन वो बच्चा तुरंत जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम मुझे तब तक विजिट नहीं कर सकते जब तक कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ना हो। तब ली मिनशियन उसे बताता है, रिसेंटली हाना गिल के साथ एक प्रॉब्लम हुई है और जो फैक्ट्री सियोल में थी वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा स्टार पाउडर मिल सके। अगर तुम्हारे पास कुछ बचा हो तो। ये सुनकर वो बच्चा हल्की नजरों से उसे देखता है और कहता है, क्या तुम ये सब बस मुझे बताने के लिए कह रहे हो या इसके पीछे कोई और रीजन भी है? ये सुनकर ली थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, वेल, अगर मैं कहूं, जिसने उस जगह को डिस्ट्रॉय किया था वो एक हंटर था जो ब्लैक मास्क पहने हुए था। ये सुनते ही वो बच्चा तुरंत रिएक्ट करता है, तुम ही थे ना जिसने ये स्टार पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया था, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, क्लिफ हैंगर बिल्ड। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ये सुनकर वो कहता है, अरे अगर तुम ऐसे ही स्मॉल डिटेल्स पर फोकस करोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, यू ब्रैट। ये सुनते ही वो बच्चा गुस्से से उसकी तरफ देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, आई सपोज ये मेरी मिस्टेक थी या फिर मेरी प्रीवियस पर्सनैलिटी की मिस्टेक, तुम्हें एक पॉन के हिसाब से जज करना। ये सुनते ही लिम को गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत अपना चाकू निकालता है और कहने लगता है, ओए एलियन। लेकिन तभी हम देखते हैं वो बच्चा उसके गले पर चाकू को पकड़ लेता है, उसे वहीं रोक देता है। लिम गुस्से में कहता है, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं, मैं तुम्हारा कोई पॉन नहीं हूँ, मैं एक ए रैंक हंटर हूँ जो तुम्हें अभी भी या तुम्हारी पावर्स पूरी तरह वापस आने से पहले मार सकता है। मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूँ बल्कि तुम हो। वो बच्चा बिना डरे शांत आवाज में कहता है, ह्यूमन हंटर्स अपने आप की रैंकिंग करते हैं अपनी मना पावर के हिसाब से। और जैसे ही वो ये कहता है हम देखते हैं पूरी बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आने लगते हैं। वो आदमी जिसने ली को पहले ग्रीट किया था अब वो भी उसके कंट्रोल में आ चुका होता है। ली चौंकते हुए सोचता है, ये क्या मना पूरी बिल्डिंग से राइज हो रहा है, मुझे ये मत बताना कि ये बच्चा। और धीरे धीरे हम देखते हैं उस बिल्डिंग में मौजूद हर एक इंसान
इंसान अब उस बच्चे के कंट्रोल में आ चुका है। ली हैरानी में कहता है, क्या सच में ये बच्चा इस बिल्डिंग के सारे ह्यूमंस को ब्रेन वॉश कर रहा है? वो बच्चा ठंडी और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहता है, मेरी प्रीवियस पर्सनैलिटी ने तुम्हें चुना था क्योंकि वो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी था, लेकिन अब मेरे पास इतना पावर है कि मैं खुद ही सर्वाइव कर सकता हूँ। अब हमारा रिलेशनशिप बदलता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तभी हम देखते हैं जैसे ही उसने उस बच्चे की तरफ चाकू दिखाया, वहां मौजूद सारे लोग एक एक करके अपने हथियार निकाल लेते हैं और सिर्फ एक इशारे पर उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिम तुरंत समझ जाता है कि उसके सामने आखिर क्या खड़ा है और तभी वो धीरे से अपना चाकू नीचे फेंक देता है और हल्की हंसी के साथ कहता है, अरे ये तो बस एक मजाक था। तुम लोग हर चीज को बहुत सीरियसली ले लेते हो। मैं तो बस ये टेस्ट कर रहा था कि तुम लोग एक एस रैंक को मार सकते हो या नहीं। वो बच्चा शांत आवाज में कहता है, वेल, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम अभी भी मेरे काम आ सकते हो। और जैसे ही वो ये कहता है, पूरी बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों पर से उसका कंट्रोल हट जाता है। वो आदमी जो पहले कंट्रोल में था अचानक संभलते हुए कहता है, अरे ये अचानक क्या हुआ? मेरा नेक इतना दर्द क्यों कर रहा है? तभी वो बच्चा लिम को कुछ और फ्रेगमेंट्स या यूं कहें एक नया एलिमेंट देता है और कहता है, ये लो तुम्हारे लिए एक और स्टिमुलेंट, ये पहले से 100 गुना बेहतर है। ये सुनकर लिम चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास ये पहले से था? वो बच्चा जवाब देता है, अगर तुम इसे सही तरीके से डील करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्टार पाउडर बना सकता है। और ये सिर्फ उस स्टार पाउडर जैसा नहीं है जो सिर्फ लो रैंक हंटर्स पर असर करता है, बल्कि ये तुम जैसे ए रैंक हंटर्स पर भी इफेक्ट करता है। तो कैसा रहेगा अगर तुम इसे खुद ट्राई करके देखो? लिम उसे अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मैं इसे डिक्लाइन करता हूं। वो अंदर ही अंदर सोचता है, मैं किसी ऐसी चीज को यूज नहीं कर सकता जिसे मैं जानता ही नहीं हूं। और वहां से जाते हुए वो मन ही मन सोचता है, हाँ हो सकता है मैंने एक रिडिक्यूलस मॉन्स्टर को पृथ्वी पर छोड़ दिया है, लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो वहां से जाता है, उस बच्चे के हाथ से एक किताब नीचे गिर जाती है। वो धीमी आवाज में कहता है, मैं फील कर सकता हूं बहुत जल्द एक और फ्रेगमेंट इस दुनिया में आने वाला है, और जब मैं अपने अगले फ्रेगमेंट के साथ जुड़ जाऊंगा तो उसका पावर मेरे अंदर आ जाएगा। उसके बाद मुझे अपने प्रेजेंस को छुपाने की कोई जरूरत नहीं होगी, और जब वो समय आएगा मैं इस दुनिया को इन्वेड करना शुरू कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बेहद खतरनाक स्नेक जिसके सामने ग्रे, एसिल और सोहो खड़े होते हैं। तभी सोहो अचानक जंप करता है और सीधे उस स्नेक पर हमला कर देता है। वो उसकी नेक को पकड़ लेता है। ये देखकर स्नेक अपनी नेक को तेजी से चारों तरफ घुमाने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा संग जिम्बू ने अपनी पहली फाइट में किया था। एल डरते हुए चिल्लाती है, यंग मास्टर, लेकिन सोहो पूरी तरह गुस्से में होता है। वो दोनों हाथों से उस स्नेक को और ज्यादा प्रेशर देने लगता है, उसे जोर से दबाने लगता है, और तभी वो पूरी जगह तबाह होने लगती है। स्नेक दर्द से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम फिर से उस बच्चे को देखते हैं। वो कहता है, जब समय आएगा इस पृथ्वी पर इन्वेजन शुरू होगा। और वहीं हम सोहो को भी पावर अप होते हुए देखते हैं। तो अब अगला चैप्टर की शुरुआत में हम एक वुमन को देखते हैं। वो कहती है, ये काफी डेंजरस नहीं है। 5 मिलियन वॉन, वो भी हर एक को, बस यहाँ खड़े रहने के लिए जब तक कि वो बंदा अंदर से डंजन क्लियर ना कर दे, और हम सिर्फ यहाँ खड़े रहेंगे और देखते रहेंगे। ऐसे पैसे देना, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तभी दूसरा बंदा जवाब देता है, ये लेकर 4 बार हो चुके हैं, क्या तुम्हें रेगुलरली पैसे नहीं मिले? एक ऐसा हंटर जो अकेले जाकर किसी गेट को क्लियर कर रहा है, उसकी वजह से पब्लिक के लिए भी तो अच्छा हो रहा है, इसमें बुरा क्या है? ये सुनकर वो कहती है, हाँ पर फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। वो आदमी कहता है, अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा गड़बड़ लग रहा है तो तुम जाओ, ये जॉब छोड़ दो। ये सुनकर वो तुरंत जवाब देती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये सुनकर वो आदमी भी अंदर ही अंदर सोचने लगता है, वेल अगर मैं सच बोलूं तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल तो है। ये बंदा लगातार अलग अलग गेट्स को क्लियर करता जा रहा है, वो भी बिना किसी हाउलिंग या माइनिंग टीम के। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा करने से उसे गेट के अंदर से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो हाउलिंग और माइनिंग नहीं करेगा तो आखिर उसे फायदा क्या है? और इससे भी बड़ी बात, पहले वो डी रैंक गेट्स में जाता था, लेकिन अब रिसेंटली वो सी रैंक गेट्स में जाने लगा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो उन गेट्स के अंदर जाकर आखिर कर क्या रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डंजन के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ सारे गॉब्लिन्स जिन्हें संग सहो ने पोजेस करके रखा है, वो सभी काम करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर बेरू सबको तेजी से काम करने के लिए आदेश देता है, जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। दूसरी तरफ हम एसिल और ग्रे को देखते हैं। वो दोनों भी हाउलिंग में लगे हुए हैं। एसिल थोड़ी थकी हुई आवाज में कहती है, हाउलिंग करना ये काफी मुश्किल काम है ना ग्रे? फिर वो दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, अब मैं ये सोच रही हूँ यंग मोनार्क आखिर अंदर जाकर अकेले क्या कर रहा है? हो सकता है वो अकेले ही सी रैंक बॉस से लड़ रहा हो। आई वंडर वो ठीक होगा या नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उसे अंदर फाइट करते हुए देखते हैं। फास्ट पेस्ड कॉम्बैट, वो बेहद तेजी से चारों तरफ मूव कर रहा होता है। उसके सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर, एक बहुत बड़ा स्पाइडर जो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी वो अचानक जंप करता है और स्पाइडर पर तेजी से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दर्द में चीखने लगता है। एक बेहद खतरनाक डैगर होता है जिससे वो इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है स्टॉर्म स्लैश स्टेटस इफेक्ट और उसी के साथ पैरालाइज इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपने सोलो लेवलिंग देखा है तो आप जानते हैं ये कितना खतरनाक होता है। तभी एक नोटिस आता है तुम्हारे दुश्मन का रेजिस्टेंस काफी हाई है, जिसकी वजह से पैरालाइज इफेक्ट कैंसिल हो गया है। ये देखकर सहो कहता है क्या इससे भी उसे कुछ नहीं हुआ? मैं तो बस इस डैगर का पैरालाइज इफेक्ट चेक करना चाहता था जो मुझे वहां से मिला था, लेकिन अब तो लग रहा है इस स्पाइडर के खिलाफ ये पूरी तरह से यूजलेस है। तभी हमें उस आइटम का नाम दिखाया जाता है कासा का वेनम फेंग। लेवल सी अटैक +25 इफेक्ट पैरालाइज और ब्लीड, जिससे अपोनेंट की 1% हेल्थ हर सेकंड कम होती रहती है। लेकिन जब सहो देखता है कि इससे कोई असर नहीं हुआ तो वो तुरंत अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दौड़ते हुए वो कहता है एज यूजुअल जब तुम्हें एक बग को मारना हो तभी वो तेजी से अपना डैगर उसकी तरफ फेंकता है और खुद जंप करता है। इम्पैक्ट और एक खतरनाक पंच सीधे उसके फेस पर मारता है, खतरनाक, जिससे उस स्पाइडर की हालत और भी खराब हो जाती है। वो कहता है तब अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसका डैगर नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो अपनी रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और उसे वापस अपने पास बुला लेता है। अब चारों तरफ से वो स्पाइडर पर लगातार अटैक करने लगता है। उसकी डैगर्स तेजी से हवा में घूमते हुए उस पर वार करती हैं। सहो मन ही मन सोचता है अब मैं इतना तो ताकतवर हो ही चुका हूँ कि एक सी रैंक बॉस को अकेले ही हरा सकूं। शायद अब मैं बी रैंक गेट को भी क्लियर कर सकता हूँ। फिर शायद मुझे इसके बाद वहीं जाना चाहिए। अब मेरी रूलर्स ऑथोरिटी स्किल भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तक मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए कर रहा था, लेकिन क्या होगा अगर मैं अपने हाथों के चारों तरफ एक इनविजिबल कोट बना दूं और उसी के साथ अटैक करूं? और तभी हम देखते हैं उसके हाथों के चारों तरफ रूलर्स ऑथोरिटी इकट्ठा होने लगती है और एक ही पल में वो उस स्पाइडर पर अटैक करता है, जिसके बाद वो स्पाइडर वहीं पर ढेर हो जाता है। तभी नोटिस आता है तुमने अराकन को हरा दिया है। लेवल अप स्किल रूलर्स ऑथोरिटी लेवल अप फगू लेवल 83। तभी हम उसे उसी मरे हुए स्पाइडर के ऊपर लेटे हुए देखते हैं। वो थकी हुई आवाज में कहता है ये अटैक सच में बहुत ताकतवर था, लेकिन इसे यूज करने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे काफी टायर्ड महसूस हो रहा है। लगता है इसे यूज करना इतना आसान नहीं होगा। सीन शिफ्ट टीम रिएक्शन। तभी हम देखते हैं ग्रे और एसिल सामने देखते हुए चौंक जाते हैं, क्योंकि अब उस मॉन्स्टर को हराने के बाद संग सहो उनके सामने आ चुका होता है। सहो मन ही मन सोचता है मेरे पास अभी लिमिटलेस कॉम्बैट स्टाइल्स नहीं है। एसिल तुरंत पूछती है यंग मोनार्क क्या आपने उस बॉस को हरा दिया? सहो शांत आवाज में जवाब देता है हाँ, मैंने उसे हरा दिया। ये सुनकर बेरू उत्साहित होकर कहता है वाह यंग मोनार्क, मैं सच में बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। आप मेरे बिना ही बाहर जाकर उस बॉस को हरा आए। सहो कहता है बेरू अब तुम सारे एसेंस स्टोन खा सकते हो। बेरू जवाब देता है मैंने सारे मटेरियल्स को एक साथ गैदर कर लिया है जो भी मुझे वहां से मिले थे, और वहां काफी सारे अलग अलग मटेरियल्स भी थे। तभी हम शॉप को देखते हैं जहां संग सहो उन सारे मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स को शॉप में बेच देता है, जिसके बाद उसे 200+ गोल्ड फिर 500+ गोल्ड तक मिल जाता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है ये सच में बहुत अच्छा है, मैं इन सबको यहीं पर बेच सकता हूँ। तभी बेरू उसे देखते हुए कहता है यंग मोनार्क अगर मैं अभी आपको कंपेयर करूं तो मुझे लगता है आप अब बी रैंक के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ये सुनकर सहो कहता है रियली? हाँ, वैसे ये सेंस भी बनाता है क्योंकि मैंने लगभग 8 बार लेवल अप किया है। तभी हम सहो की स्टेटस विंडो देखते हैं। वो अब लेवल 28 तक पहुंच चुका है। उसका टाइटल है वुल्फ असासिन स्टैट्स ग्रोथ। उसकी एचपी लगभग 5 से 50 तक पहुंच चुकी है और उसके बाकी सारे स्टैट्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बेरू आगे कहता है सिर्फ यही नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो लोग मेरे पीछे हैं ये भी आपके साथ साथ ताकतवर हो रहे हैं। तभी एसिल कहती है हाँ, पता नहीं क्यों जितना मैं फाइट करती हूँ मेरी ताकत उतनी ही बढ़ती जा रही है। मेरी बॉडी भी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग महसूस हो रही है। ये सुनकर ग्रे भी हल्का सा स्माइल करता है, यानी उसकी ताकत भी बढ़ चुकी है। तभी एल कहती है पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पावर्स वापस आ रही हैं, जबकि मैंने कोई खून भी नहीं पिया। ये सुनकर सहो तुरंत कहता है वेट, ये सब छोड़ो, मैं तुम दोनों के ऊपर लेवल्स क्यों देख पा रहा हूँ। तभी हम उनके ऊपर लेवल्स दिखाई देते हुए देखते हैं। सीन यहीं पर रुक जाता है। एसिल लेवल 19, ग्रे लेवल 17। ये सुनकर एसिल कहती है क्या ये देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, हम लोग प्लेयर्स नहीं हैं जैसे कि सरसंग जिम्बू या फिर आप यंग मोनार्क। तभी सहो सोचता है इसका मतलब वो भी अपने स्टेट पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने स्टेट्स पॉइंट्स को बढ़ाएंगे तो क्या वो भी लेवल अप कर सकते हैं? द होपफुल पॉसिबिलिटी। अगर सच में ऐसा हो सकता है तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग भी मेरे साथ और ताकतवर हो सकते हैं। पता नहीं ये सिस्टम कितना मिस्ट्री से भरा हुआ है। तभी सहो उन सभी से कहता है ओके, अगर सबको ऐसा ही लगता है तो फिर क्यों ना चेक करें, तुम लोग लेवल अप कर सकते हो कि नहीं। ये सुनकर वो पूछती है क्या अभी? सहो कहता है हाँ, नहीं तो क्या तुम लोगों को लेवल अप नहीं करना चाहिए? अगर तुम मेरे साथ यहाँ और वहां घूमते रहोगे और रेड्स करते रहोगे। ये सुनकर ग्रे और एसिल दोनों चौंक जाते हैं। एसिल कहती है हम लोग पहले ही आज 2 रेड्स कर चुके थे और आप और करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग शैडो डेंजर में आ चुके हैं। सहो कहता है तो फिर क्यों ना अब से मैं
डेली क्वेस्ट शुरू करूं। तभी बेरू कहता है, यंग मोनार्क, थोड़ा रेस्ट करना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन उसकी बात सुनकर हम देखते हैं एसिल और ग्रे दोनों काफी सैड हो जाते हैं। तभी सहो अचानक सामने देखते हुए चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक खतरनाक रेड गेट दिखाई देता है, जिसे देखकर एसिल और ग्रे सभी चौंक जाते हैं। एसिल कहती है, एक गेट शैडो डेंजर के अंदर। सहो गेट को देखते हुए सोचता है, क्या इंटेंस हीट है ये? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गेट के अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा गर्म है? वो बेरू से पूछता है, बेरू क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, शैडो रेंज के अंदर भी एक गेट खुल जाए? बेरू कहता है, मुझे भी यह नहीं पता है। तभी एक नोटिस आता है, एक अर्जेंट क्वेस्ट अराइव हो चुका है। अर्जेंट क्वेस्ट डायमेंशन रिफ्ट डिटेक्ट किया गया है। जो भी इसकी वजह है, जाओ और उसे हराओ। अब सहो सामने देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है। तभी वो सभी को रोकते हुए कहता है, ये लो एसिल, ग्रे, इसे पहन लो। आइटम का नाम है एजोम का रोब। इसके वजह से डायरेक्ट सनलाइट और हीट रुकता है। सहो स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो सोच ही रहा था थोड़े और रेड्स कर लूं, ये बहुत अच्छा नहीं है। चलो अब अंदर चलते हैं। और तभी वो सभी अंदर प्रवेश करते हैं। हम देखते हैं एक बहुत खतरनाक रेगिस्तान और वहां पिरामिड दिखाई देते हैं। बताया जाता है यह है इजिप्ट फील्ड टाइप डंजन। पिरामिड, आउटरो हुक, रेड गेट के अंदर डायमेंशन रिफ्ट का खतरा और एक रहस्यमयी इजिप्ट डंजन। क्या सहो इस नए खतरनाक वर्ल्ड को संभाल पाएगा, या यहां से शुरू होगा एक और बड़ा संघर्ष? अगर आपको ये डार्क और सिनेमैटिक स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फील्ड के अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में है। रियो सिंह, असुरा गिल्ड का एक बी रैंक हंटर। वहीं पर एक बंदा उस पर चिल्लाते हुए कहता है, दिस इज ट्रानी, तुम हमें कह रहे हो डंजन से बाहर जाने के लिए? हम लोग असुरा गिल्ड से हैं, हम यहां पर पहले आए थे। तभी सामने से एक बंदा उन्हें देखते हुए कहता है, क्या इससे कुछ भी फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, ये फील्ड टाइप डंजन है और यह अब हमारे कंट्रोल में है। थ्रेट, अगर किसी के पास कोई भी कंप्लेन हुआ तो फिर ये पूरी तरह से डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा। रियो, ये बात सुनकर रियो सोचता है, शिट, इतने सारे लोगों में से इसी बंदे को हमारे सामने आना था, स्कैवेंजर गिल्ड। तभी उस बंदे को देखते हुए वो कहता है, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस बिफोर एब्सोल्यूट पावर। सब कुछ मीनिंगलेस है अगर तुम्हारे सामने एक एब्सोल्यूट पावर हो। नाम दिखाया जाता है रंडोल्फ, स्कैवेंजर गिल्ड का एक ए रैंक हंटर। अब सभी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो भी फाइट करता है। तभी कोई हाथ उठाता है और कहता है, हे हे हे। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वो कहता है, नो नो नो, एक्सक्यूज मी, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो मैं कहां हूं? और वहीं पर हम देखते हैं संग, सहो, एसिल और ग्रे। तो अब वहां एक नया रेड गेट खुल जाता है और सूहो उसी गेट के अंदर चला जाता है। अब चैप्टर 25 की शुरुआत में हम सुंग, सूहो, बेरू, एसिल और ग्रे को सामने कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड पाते हैं। सूहो हैरानी से कहता है, नो वंडर, इसी वजह से गेट से इतनी सारी सैंड बाहर आ रही थी। एसिल जवाब देती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ग्रे तो पूरी तरह से चौंका हुआ दिख रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सबको इजिप्ट में एक विशाल पिरामिड के बाहर देखते हैं। चारों तरफ सिर्फ धूल और रेत ही रेत है। इतनी गर्मी होगी कि आप लोग आसानी से समझ सकते हो। सूहो कहता है, लगता है ये एक डेजर्ट टाइप डंजन है। बेरू कहता है, मुझे पिरामिड के अंदर से बहुत पावरफुल माना महसूस हो रहा है। सूहो इधर उधर देखता है और बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी मशीन्स, गाड़ियां और वायर्स यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने सुना था कि डंजन्स के अंदर कोई मशीन काम नहीं करती, तो फिर ये सब यहाँ कैसे? एसिल साइड में देखती है और कहती है, हो सकता है ये डंजन ही ना हो। तभी वहां कुछ लोग दिखते हैं। उनकी बातें सुनकर बेरू भी हैरान होकर कहता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूहो शांत स्वर में कहता है, एनीवे, जब तक ओरिजिनल गेट ठीक ठाक है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं जल्दी से चेक करके आता हूँ। एसिल बोली, हाँ एक बार चेक करके आ जाओ। सूहो जाता है और तुरंत वापस आ जाता है। उसे इतनी जल्दी वापस आते देख एसिल पूछती है, कैसी थी यंग मोनार्क? सूहो पूरी तरह शॉक्ड दिख रहा है। वो हकलाते हुए कहता है, डी गेट। वो गायब हो चुका है। सीन शिफ्ट। बाहर की तरफ भी सब हंटर्स शॉक्ड हैं क्योंकि गेट्स एक एक करके डिसअपीयर हो रहे हैं। लोग चिल्लाते हैं, गेट्स आर डिसअपीयरिंग, पर वो अभी तक बाहर नहीं आया। हमें तुरंत इमरजेंसी लाइन से कांटेक्ट करना होगा। अब सीन पिरामिड के अंदर शिफ्ट होता है। वहां बहुत सारे लोग हथियार निकाले हुए खड़े हैं और उनके सामने सूहो और उसकी टीम है। पार्ट 1 में हमने देखा कि सूहो पिरामिड के अंदर पहुंच चुका है और सामने से बहुत सारे हंटर्स हथियार लेकर खड़े हैं। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। वहां बहुत सारे हंटर्स हथियार निकाले हुए खड़े हैं क्योंकि उनके सामने संग, सूहो और उसकी टीम है। सूहो उन्हें देखता है और सोचता है, थैंक गुडनेस, हम लोग पिरामिड के अंदर आ चुके हैं।
यहाँ लोग हैं, शायद ये लोग ही थे जो गाड़ियां चलाकर आए हैं। उन हंटर्स को देखकर सूहो को लगता है कि ये लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वो सोचता है, क्या मैं किसी अलग देश में आ गया हूँ? और फिर खुद से कहता है, वैसे मैं कहाँ हूँ? तुरंत वो सोचता है, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपनी फ्री टाइम में इंग्लिश बोलना सीख लिया था। उसको देखकर एक हंटर सोचता है, एक हंटर यहाँ तक आ गया। अब सिर्फ स्कैवेंजर गिल्ड ही नहीं, बल्कि पूर्व दिशा से भी लोग इस जगह को क्लेम करने आ रहे हैं। दूसरा हंटर कहता है, हाउ ट्रबलसम, मुझे पता नहीं था इतने सारे बग्स यहाँ आ जाएंगे। उसकी तरफ देखते ही फ्लैशबैक शुरू होता है। वो सोचता है कि पास्ट में किसी ने कहा था, ग्रैनी ने एक प्रोफेसी की थी, ये जिंदगी जो मौत से पैदा होगी, शैटर्ड सील से अपीयर होगी। वो एक टूम में अपीयर होगा जिसके अंदर मुर्दों को जगाने की ताकत होगी थी। उस प्रोफेसी के बाद वो हंटर को ऑर्डर देता है। यह फील्ड टाइप डंजन इजिप्ट में अपीयर हुआ है जो बिल्कुल उस प्रोफेसी से मैच कर रहा है। जाओ अब इसे क्लेम कर लो, वो हंटर घबराते हुए कहता है। तो दोस्तों, पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। हंटर्स की प्रोफेसी सामने आ चुकी है और अब सूहो से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है। क्या सूहो फाइट करेगा या कुछ और होगा? अगर आपको ये पार्ट 2 अच्छा लगा तो लाइक कर दो। अगले पार्ट में हम देखेंगे सूहो पर अटैक, उसका पहला काउंटर और चैप्टर का एक्साइटिंग क्लाइमैक्स। अभी के लिए कमेंट में बताओ क्या लगता है, सूहो अब क्या करेगा? पिछले पार्ट में हमने देखा कि हंटर्स के बीच टेंशन बढ़ चुकी है और फाइट शुरू होने वाली है। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। सूहो सोचता है, अब इन सबको एक दूसरे से फाइट करना ही होगा और अगर मुझे अपना अर्जेंट क्वेस्ट क्लियर करना है तो मुझे भी इन सब से फाइट करना ही पड़ेगा। बेरू कहता है, लगता तो ऐसा ही है यंग मोनार्क, इस रेट पर तो यही होगा। तभी सुंग सूहो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और कहता है, अभी के लिए मेरे एनिमी वो गिल्ड और वो आदमी है जिसके पास आर्मर है। सूहो तेजी से जंप करता है, दीवार पर चढ़ जाता है और एक हंटर पर खतरनाक पंच मारता है, लेकिन वो हंटर ने सूहो के पंच को आसानी से टैकल कर लिया। वो सूहो की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, सरप्राइजिंग। फिर वो हंटर सूहो पर काउंटर अटैक करते हुए बोलता है, किसने सोचा था कि तुम जैसे कमजोर हंटर स्कैवेंजर गिल्ड के खिलाफ खड़ा हो सकता है? शायद तुम्हें उससे ज्यादा पावरफुल की बात सुन लेनी चाहिए थी। सूहो अंदर ही अंदर सोचता है, मैं इसे नॉकआउट करना चाहता था, लेकिन इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से टैकल कर लिया। आखिर ये सारे हंटर्स इतने टफ क्यों हैं? तभी सूहो अपने हाथ को मजबूत करता है और सोचता है, क्या अभी ठीक रहेगा अगर मैं रूलर्स अथॉरिटी यूज करूं? उसे पास्ट की बात याद आती है। एक बार में ही वो सी रैंक मॉन्स्टर स्पाइडर पूरी तरह मर गया था। वो सोचता है, अगर मेरी अटैक से वो मर गया तो सूहो फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो हंटर आसानी से उसके अटैक को फिर टैकल कर लेता है। पर तभी अचानक एक और हंटर आता है और सूहो के सामने वाले हंटर के गले पर तेज स्लैश कर देता है। वो हंटर वहीं पर मर जाता है। सूहो उसे देखकर कहता है, थैंक यू। वो नया हंटर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें देख रहा था जब तुमने रैंडोल्फ के अटैक को डॉज किया। तुम सच में काफी इंप्रेसिव हो, लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने जो हेजिटेशन दिखाया, किसी को मारने मर्डर करने से डर रहे थे, ये ठीक नहीं है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यह दुनिया अब बदल चुकी है। यहाँ सिर्फ मैजिक बीस्ट्स ही हंटर्स के दुश्मन नहीं रहे, इंसान भी एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। अगर तुम डेंजरस पीपल जैसे लिजर्ड या फॉल्स रैंकर्स से खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, पार्ट 4 यहीं खत्म होता है। सूहो को पहली बार साफ साफ बताया गया है कि इस नई दुनिया में हेजिटेशन रखना जानलेवा हो सकता है। क्या सूहो अब अपना हेजिटेशन तोड़ पाएगा? कमेंट में जरूर बताना क्या लगता है, सूहो अब क्या करेगा? वो हंटर आगे कहता है, अगर तुम फॉल्स रैंकर्स या लिजर्ड जैसे डेंजरस लोगों से खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा। सूहो ये बात सुनकर चुपचाप उसी हंटर की तरफ देखने लगता है। हंटर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने भी पहले सोचा था कि मैं जी जान से लड़ूंगा, लेकिन वो इनफ नहीं था जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए मुझे मारना भी पड़ेगा। सूहो अंदर ही अंदर सोचता है, अब तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि मुझे किसी को मारना पड़ेगा। हाइना गिल्ड से फाइट के समय भी मैं उन्हें आसानी से रोक पाया था, बिना किसी को मारने की जरूरत पड़े। लेकिन अब ये सिचुएशन कितने दिन चलेगी? अगर मैं किसी को नहीं मारूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा, या जिन्हें प्रोटेक्ट करना है उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। पुराने थॉट्स को भूलना होगा। इस नई दुनिया में जहां कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स हो रहे हैं, लेवल अप करने के लिए मुझे ये हेजिटेशन छोड़ना ही होगा, जैसे ली मनसांग को मारना पड़ा था। तभी वो हंटर कहता है, बाय द वे मैं भी एक हंटर हूं, असुरा गिल्ड से रियो सिंह। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। ठीक उसी पल रियो सिंह के पीछे एक हंटर उसे मारने के लिए आता है, लेकिन सूहो लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है। उसका हाथ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और वो हंटर के चेहरे पर जोरदार पंच लगाता है। बूम! वो हंटर बहुत दूर उड़कर गिर जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सूहो ने अपनी रूलर्स अथॉरिटी लेवल 2 का इस्तेमाल किया था। सूहो कॉन्फिडेंटली कहता है, अब से मैं हेजिटेशन नहीं करूंगा। वो हंटर दूर जाकर गिरता है, सीधा रैंडोल्फ मेन विलन के पास। उसकी हालत देखकर रैंडोल्फ भी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, उसने एक बी रैंक टैंक को एक ही हिट में मार डाला। सूहो उनकी तरफ कूल तरीके से देखता है और कहता है, मैं सुंग सूहो हूं, कोरिया से, चलो दोस्त बनते हैं। चैप्टर एंड। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 25 यहीं खत्म होता है।
सूहो की हेजिटेशन पूरी तरह टूट चुकी है। उसने रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल किया और हंटर वर्सेस हंटर की फाइट की शुरुआत हो गई। इस चैप्टर में सूहो की ग्रोथ और माइंडसेट चेंज कमाल का था। आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना सूहो का ये नया कॉन्फिडेंट अंदाज आपको पसंद आया या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि अगला चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिस न हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको सोलो लेवलिंग जैसी एनिमेशंस पसंद हैं या द वायरल एंडिंग देखना है तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। अंत में एक बार फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड। अगले चैप्टर में मिलते हैं। बाय।